नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। साल 2025 जब भी कोई नया साल आता है तो नई उमंग लोगों के दिल में होती है, लेकिन जैसे ही ये साल शुरू हुआ यानी कि जनवरी की अगर हम बात करें तो इस साल कई बड़ी आपदाएं जनवरी से लेकर अब तक देखने को मिली हैं, जहां लोगों ने अपनों को खोया, कई लोगों की जानें चली गई। बात चाहे हम जनवरी में हुए महाकुंभ की करें जिसमें भगदड़ के दौरान कई लोगों की जानें चली गई, अहमदाबाद प्लेन क्रैश की बात करें तो उसमें भी कई लोगों की जानें गई, साथ ही साथ पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें भी कई लोगों की जानें चली गई हैं। इसके साथ-साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो इस साल लगातार हम देखते आ रहे हैं। हर महीने कोई ना कोई दुखद, कोई बड़ी घटना देखने को मिल रही है, चाहे वो कोई अटैक हो या फिर हादसा हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो। हर दिन कोई ना कोई ऐसा मामला सुनने को मिल रहा है जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में 2025 तबाही का साल है। जैसे ही हम साल में आगे बढ़े हैं, अब हम सितंबर में प्रवेश कर चुके हैं, 10 दिन बीत चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि सितंबर साल का सबसे खराब महीनों में से एक है। तो क्या सच में सितंबर साल का सबसे खराब महीना है? क्या सच में 2025 जो है वो तबाही का साल है? क्या आगे और भी आपदाएं, ऐसे संकट देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सितंबर में ही 3 बड़े देशों के प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, चाहे हम जापान की बात करें, फ्रांस की बात करें या फिर अब नेपाल की बात करें, वहां के प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हालात जो राजनीतिक संकट है मंडराता देखा जा रहा है, बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। इन सारे सवालों के लिए चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रेम शंकर तिवारी जी, जो कि इन सारे सवालों का जवाब हम उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आचार्य प्रेम शंकर त्रिपाठी जी का, जिनसे हम आज इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। क्या 2025 सच में तबाही का साल है? बिल्कुल। 2025 में कई तरह के बार बार भूकंप आएंगे, वायुयान दुर्घटना होगा, समुद्रीय तूफान आएंगे, राजनीतिक उथल पुथल होगा, धार्मिक उन्माद बढ़ेगा, लोगों में आपस में जो सामंजस्य है वो कम होगा। इस तरह की बातें इसलिए की जा रही हैं कि ग्रहों का शुभ कम हो गया, ग्रहों का शुभत्व कम होना ये कारण है। राजनीतिक तौर पे तो असर देखने को मिलेगा ही। क्या हम देखें तो आम जिंदगी में लोगों की अगर हम देखें उसमें क्या असर देखने को मिल सकता है? क्या लोगों की जिंदगी पर भी अब कोई बड़ा खतरा मंडराता हुआ देखा जा रहा है? क्या हम भक्ति भाव से देखें तो उसमें भी कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? पुरुष सूक्त में एक मंत्र आया है, चंद्रमा मनसो जातस चक्षु सूर्यो अजायत, श्रोताद्वाइस प्राणस मुखाद अग्निर्जायत। चंद्रमा मन है और जब चंद्रमा राहु केतु के पास में होता सानिध्य में तो लोगों के मन में बहुत नकारात्मकता आ जाती है। चंद्रमा ये चंद्र ग्रहण स्थिर राशि में लगा जिसका प्रभाव अधिक समय तक रहेगा। लोगों के मन में नकारात्मकता, भोग की प्रवृत्ति ज्यादा रहेगी। चंद्रमा स्त्री कारक है, इसलिए स्त्रियों को बड़ी समस्याएं रहेंगी। उनका मानसिक, उनकी शारीरिक, उनकी आर्थिक स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर आएगा। और एक बहुत बड़ी बात बता दें कि अभी 15 दिन के अंदर कोई विश्वविख्यात कोई बड़ी महिला का निधन भी हो सकता है। ये चंद्र ग्रहण से जोड़ा जा रहा है। तो धार्मिक तौर पे भी हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रहण अभी बीता है या फिर जो आगे आने वाला है 22 तारीख को सूर्य ग्रहण, इसका असर धार्मिक तौर पर भी देखने को मिल सकता है जी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, आपने जिक्र किया था कि भारत की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद को लेकर आपने कहा कि वो शायद इससे प्रभावित ना हो। हाँ, एक समस्या आ सकती है लेकिन वो उससे आगे निकल जाएंगे। जी, लेकिन हम हाल ही में देख रहे हैं कि अब से 2 से 3 महीने बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो क्या जिस तरीके से आपने बोला कि बड़ा कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, एक दल से दूसरे दल में लोग शामिल हो सकते हैं, तो क्या बिहार में भी ये देखने को मिल सकता है राजनीतिक तौर पर कि इधर कुछ लोग जो है दल बदलते हुए दूसरे गठबंधन में शामिल हो सकते हैं? हाँ, ऐसा योग है। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को अगर देखें तो विपक्ष मजबूत हो रहा है, लेकिन उसमें इस तरह का अब स्टेटमेंट लोग देंगे, ऐसा कुछ करेंगे और चुनाव एक पारदर्शी रूप से नहीं होगा। इसलिए सत्ता पक्ष ही अगला वहाँ इलेक्ट होगा और क्योंकि चुनाव में पारदर्शिता की कमी रहेगी। कारण राहु का कुंभ राशि में होना, शनि का
मीन राशि में होना, और गुरु 2 महीने अक्टूबर नवंबर में कर्क में रहेंगे, उसके बाद मिथुन राशि में चले जाएंगे। द्विदंडो राशि मिथुन की होगी, इसलिए ये राजनीतिक जो इलेक्शन होंगे या ये सब होंगे उसमें कुछ और खेल होगा, जिसके कारण सत्ता पक्ष को लाभ तो मिलेगा लेकिन विपक्ष भी मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने हमारे साथ आचार्य प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से 2025 में लगातार तबाही के मंजर अभी सामने और भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जापान, फ्रांस और नेपाल में प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिस तरीके से राजनीतिक फेरबदल बदलाव देखने को मिल रहे हैं, राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा है, वो संकट भारत में भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कई प्राकृतिक आपदाएं भी अब आगे और देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी चर्चाओं के लिए, तमाम बड़ी वीडियोस के लिए आप देखते रहें आज की खबर।